है। टॉपलिंग क्या होता है? अगर मान लो इस तरह का ब्लॉक है, किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ये सरफेस पे रखा हुआ है इस तरह से ब्लॉक, अगर आप ये फोर्स एफ लगाओगे तो क्या होगा? फोर्स एफ लगाओगे तो क्या होगा? जैसे हम लोग बोलते थे कि ट्रांसलेटरी मोशन में अगर आप फोर्स लगा दिए एफ तो क्या होगा? ब्लॉक अगर मान लो स्मूथ सरफेस है, अगर मान लो कि स्मूथ सरफेस है तो ब्लॉक क्या करेगा? आगे कर मूव करना शुरू करेगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। मान लो कि फ्रिक्शन सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस नहीं है, फ्रिक्शन सरफेस है, क्या होगा? जैसे फोर्स अप्लाई करोगे एक बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू करेगा। क्या होगा? एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कब तक लगेगा? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ये आप फोर्स अप्लाई करते रहो, ब्लॉक आगे की ओर मूव नहीं करेगा, ठीक है, आगे की ओर मूव नहीं करेगा। अगर आपने फोर्स क्या किया, फोर्स अगर बढ़ा दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो क्या करेगा? ब्लॉक आगे की ओर एक्सेलरेट कर देगा और वो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या था? एफ माइनस एफ एल बाई एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप फोर्स यहाँ अप्लाई करो, आप फोर्स यहाँ अप्लाई करो, आप फोर्स यहाँ अप्लाई करो, फोर्स नीचे अप्लाई करो, उससे कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे रोटेशनल मोशन में फर्क पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे कोई क्वेश्चन पहले पूछा था, सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मेनली ही पूछी थी, क्या फर्क पड़ता है? रोटेशनल मोशन में फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? देखो, अगर मान लो फोर्स यहाँ पे लगाते हो, फोर्स यहाँ पे लगाते हो तो क्या होगा? अगर हाइट h है तो अगर इस फोर्स का टॉर्क देखेंगे हम लोग, ठीक है, टॉर्क ऑफ फोर्स F देखेंगे तो क्या आएगा? क्या जाएगा? F इंटू, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस सुनते रहो, F इंटू एच बाई टू होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर फोर्स आप यहाँ अप्लाई कर दो, मान लो कि h बाई फोर हाइट पे कर देते हो, ये हाइट कितना है? h बाई फोर है, सब डिलीट करूंगा मैं, ठीक है, h बाई फोर है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? तो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क अब फोर्स, उसी फोर्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? F इंटू एच बाई फोर हो जाएगा। अगर इसको क्या करो? सेंटर ऑफ मास के अलोंग अप्लाई कर दो, ठीक है, अलोंग द सेंटर ऑफ मास अप्लाई कर दो। ये सारे टॉर्क कैसे अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, ये सारा कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? इसका टॉर्क हो जाएगा जीरो। अब टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। किसी और पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? जिस हिसाब से करते जाओगे उस हिसाब से होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है? सफिशिएंट, तो क्या करेगा? मान लो किसी फोर्स के लिए ये क्या कर सकता है? टॉपल कर सकता है, इस तरह से रोटेट कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता है? मान लो कि टॉर्क कितना सफिशिएंट हो गया, टॉर्क कितना सफिशिएंट हो गया, ये बॉडी क्या कर सकता है? मान लो इसे लंबा सा बॉडी लेते हैं, इसमें ज्यादा फील नहीं आ रहा होगा, इसमें देख लेते हैं। मान लो इस तरह से रेस्ट पे रखा हुआ है, इस तरह से रेस्ट पे रखा हुआ है, आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? चांसेस है किस तरह से रोटेट कर जाए बॉडी, मे बी आगे स्लिप भी कर सकता है, डिपेंड करेगा कितना टॉर्क है। अगर टॉर्क उसको सफिशिएंट मिल गया तो क्या करेगा? ये रोटेट कर जाएगा, ये क्या करेगा? रोटेट कर जाएगा, कर जाएगा नहीं कर जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगाओगे, अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो उस हिसाब से इसका टॉर्क मिलेगा, अलग अलग तरीके से क्या करेगा? ये रोटेट करेगा, अलग अलग तरीके से यहाँ पे रोटेट करेगा। तो मान लो कि दिया हुआ है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, दिया हुआ है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम दिया है। हम लोग इक्विलिब्रियम केस में क्या बोलते हैं कि जब पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, इसका मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेटरी इक्विलिब्रियम दोनों में होगा, यानी ना पार्टिकल रोटेट करेगा ना ही पार्टिकल आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? टॉर्क का फोर्स, ठीक है, फोर्स और टॉर्क दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे। अगर कंप्लीटली इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा? फोर्स एंड टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कैसा होगा। जैसे मान लो कि पार्टिकल इस तरह से रखा हुआ है, पार्टिकल इस तरह से रखा हुआ है, आपने क्या किया? एक फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। और क्या होगा? इस पे mg लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे, इसे क्या लग रहा होगा? मास अगर m है तो mg लग रहा होगा। अब एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? मान लो कि चीज दे रखा है इक्विलिब्रियम में, ठीक है, बॉडी एट रेस्ट दे रखा है, ये जो बॉडी है वो क्या है? रेस्ट में है, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट या फिर इक्विलिब्रियम में, जैसा बोल लो, बात तो सेम है। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्या होगा? नॉर्मल कहीं लग रहा होगा ऊपर की ओर, मान लेते हैं नॉर्मल क्या लग रहा है? इधर पे लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है। क्यों ऐसा बनाया है बाद में दिखाएंगे,
ये सर यहाँ पे नॉर्मल क्यों नहीं लगाए, जस्ट इसके ऊपर का है नॉर्मल नहीं लगाए, ठीक है, इधर क्यों लगाए, ठीक है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि नॉर्मल क्या लग रहा है, इस तरह से लग रहा है, अपने आप समझ में आएगा जब कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, तो आप देखोगे फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, उतना ही फोर्स क्या कर रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। और दूसरा इक्वेशन लिखते थे हम लोग, जो नॉर्मल फोर्स है किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तब, ठीक है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तब क्या आएगा, ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है, फोर्स इक्वल टू mg। अगर हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तब क्या होगा, तब क्या होगा बताओ, सबका टॉर्क क्या होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सबका टॉर्क का सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जब जीरो होना चाहिए सबका टॉर्क निकालो कितना होगा, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एक लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, एक लग रहा है अप्लाइड फोर्स, एक लग रहा है mg, एक लग रहा है नॉर्मल। सबका एक और टॉर्क निकालो, सबके टॉर्क को सम करो, देखता हूँ क्या आता है, करो खुद से करो, खुद से करो, तो मेरे भरोसे मत बैठे रहो, खुद से करोगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, सिर्फ सुनते रहोगे काम नहीं चलेगा, फटाफट करो, सबका टॉर्क निकाल के बताओ क्या होगा, क्या होगा। अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात, रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सबका टॉर्क लगाओ, ठीक है। देखोगे फोर्स एफ का टॉर्क, फोर्स एफ का टॉर्क क्या होगा, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास के वॉट, सेंटर ऑफ मास के वॉट निकालते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के वॉट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक पॉइंट के वॉट हम लोग इसका टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे सेंटर ऑफ मास, ये कौन सा मास है, सॉरी ये कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के वॉट अगर टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, टॉर्क ऑफ फोर्स एफ कितना आएगा, क्या आएगा, एफ इंटू एच बाई टू, एच इंटू एच बाई टू, किधर क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आएगा, क्या आएगा ये, क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। अगर टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालते तो क्या आएगा, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, स्मॉल एफ जितना फ्रिक्शन फोर्स है मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा, h/2 एच बाई टू, किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और क्या आएगा, mg का टॉर्क कितना होगा, 0 टॉर्क ऑफ mg की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। टॉर्क ऑफ अगर नॉर्मल की बात करते हैं, टॉर्क ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं, तो सपोज दैट यहाँ से ये जो डिस्टेंस है x है, सपोज दैट ये डिस्टेंस क्या है, x है, तो क्या आ जाएगा, n इंटू x, किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सब सही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, देखो सबका टॉर्क सही लिखे क्या, हाँ सर सही है। पक्का, हाँ सर। डायरेक्शन सबका सही है। फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लिखाया, क्यों लिखाया, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, हम लोग ही बोले थे, क्लॉकवाइज हाँ सर। तो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, समेशन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क फोर्सेस का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सबका टॉर्क का सम करोगे तो क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यही था इक्विलिब्रियम का कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये था,
सबका फोर्स का सम कितना होना चाहिए 0 और टॉर्क का सम कितना होना चाहिए 0। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, अगर सबका समेशन ऑफ टॉर्क करोगे, समेशन ऑफ टॉर्क करोगे तो क्या आ जाएगा, टॉर्क ऑफ एफ कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, एफ इंटू एच बाई टू। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क देखोगे तो क्या है, एफ इंटू एच बाई टू, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। एम जी का तो टॉर्क कितना हो गया ऑलरेडी 0 है, प्लस इसका टॉर्क ऑफ ए नॉर्मल फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स का टॉर्क हो जाएगा माइनस ऑफ एन इंटू एक्स। ये सबका सब कितना होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, सबका सब क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, यानी ऑन द वर्ज ऑफ क्या है स्लिपिंग है। ठीक है, आपको बताए थे ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है अपनी क्या रहेगा मैक्सिमम वैल्यू पर रहेगा, ये बात बताए थे। हेलो, हाँ सर बताए थे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऑन द वर्ज ऑफ क्या है स्लिपिंग। ठीक है, ऐसे तो आपको पता चल जाएगा एफ इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, एफ इक्वल टू कैपिटल एफ के बराबर होना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कंडीशन हम लोग सॉल्व करते हैं ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। ठीक है, वर्ज ऑफ स्लिपिंग बस इसलिए ले रहे हैं ताकि एक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी आप उसको यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है क्या है म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू है, ये सब लिख लोगे आप, म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इतना यूज किया तो हम लोग को पता भी चल जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो क्या होगा ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग की बात करेंगे, जब ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग की बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और कितना हो जाएगा वो, तो म्यू इंटू एन की वैल्यू कितना होगा, एम जी आएगा। ठीक है, कहाँ से आया एन इक्वल टू एम जी, तो आपको आया ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से एन इक्वल टू कितना होगा एम जी होगा। ठीक है, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू इंटू एम जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे अगर टॉर्क की बात करोगे क्या हो जाएगा एफ इंटू एच बाई टू प्लस, अभी ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, एफ इंटू स्मॉल एफ इंटू एच बाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा एन इंटू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक्स देखोगे, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपको एफ इंटू एच बाई टू प्लस एफ इंटू एच बाई टू प्लस क्या आ जाएगा नॉर्मल फोर्स, प्लस क्या आ जाएगा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अगर मान लो इसको रोटेटरी इक्विलिब्रियम में रहना है, इसका रोटेटरी इक्विलिब्रियम में रहना है, तो नॉर्मल यहाँ पे देखना नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ना लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं लगा सकते नॉर्मल फोर्स, क्योंकि अगर ऐसे लगा दोगे तो क्या करेगा, अगर ये फोर्स इस तरह से लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, इस दोनों का टॉर्क क्या है, इस दोनों का टॉर्क है क्लॉकवाइज, इस दोनों का टॉर्क क्या है क्लॉकवाइज है। अगर नॉर्मल फोर्स इधर की ओर लगेगा, नॉर्मल फोर्स अगर इस पॉइंट पर लगेगा सेंटर ऑफ मास से जाए, इस केस में क्या होगा, इस दोनों का नेट जो टॉर्क होगा वो क्या करेगा, इसको रोटेट करा देगा, इसका क्या करेगा टॉर्क को क्या करेगा रोटेट करा देगा। लेकिन बॉडी अगर रोटेट नहीं कर रहा है, बॉडी अगर रोटेट नहीं कर रहा तो क्या होगा, ये नॉर्मल क्या करेगा इधर की ओर शिफ्ट करेगा, नॉर्मल क्या करेगा इधर की ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये जो एक्स डिस्टेंस शिफ्ट किया है नॉर्मल, एक्स डिस्टेंस शिफ्ट किया है नॉर्मल, कैसे शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो इस तरह शिफ्ट करेगा, इस दोनों का जो मिला के टॉर्क आया, इस दोनों को जो मिला के टॉर्क आया, इस दोनों टॉर्क को क्या करे काउंटर बैलेंस करे। ठीक है, इसको क्या करे बैलेंस कर दे, इसलिए नॉर्मल क्या करेगा इधर को शिफ्ट करेगा, इधर को क्या करेगा शिफ्ट करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होता, एफ इक्वल टू जीरो होता, जब एफ इक्वल टू जीरो तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है यहीं पे लगता, नॉर्मल फोर्स क्या लगता यहीं पे लगता, ताकि सबका टॉर्क क्या हो जाए जीरो हो जाए, क्योंकि इसके फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो हो जाता, कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं है। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, ये जो नॉर्मल फोर्स क्या है धीरे धीरे शिफ्ट करते जाएगा, शिफ्ट करते जाएगा, शिफ्ट करते जाएगा।
ठीक है, मान लो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग आ गया, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग आ गया, फोर्स इक्वल टू कितना अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स इक्वल टू अप्लाई करना पड़ेगा आपको म्यू इंटू एम जी के बराबर। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग वाला केस। ठीक है, जब ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा तो क्या हो जाएगा, जो एफ है वो किसका हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, यानी म्यू इंटू एम जी के बराबर हो जाएगा। स्पेशल केस देख रहे हैं, नॉर्मल केस में तो क्या होगा, ये बात समझ में आ रहा है क्यों नॉर्मल शिफ्ट किया, बताया था कि स्टार्टिंग में क्यों बनाया इस तरह से नॉर्मल, बाद में समझ में आओगे। अब समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, धीरे धीरे शिफ्ट करते जाएगा, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, ये नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, इधर की ओर शिफ्ट करते जाएगा। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अलग अलग चीज है, ऐसा मतलब बढ़ा देना, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगा, वो एम जी के बराबर ही रहेगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ऊपर को जाने लगेगा ना, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल क्या करेगा, धीरे धीरे इधर की ओर शिफ्ट करते जाएगा, ताकि टॉर्क क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, पार्टिकल क्या करे, टॉपल ना करे। ठीक है, तो अगर ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एम जी इंटू एच बाई टू प्लस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू एम जी इंटू एच बाई टू डिवाइड बाई एन, एन कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा म्यू इंटू एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एम जी थ्रू आउट कैंसिल कर दो, ऊपर से क्या आ गया, म्यू इंटू एच बाई टू प्लस म्यू इंटू एच बाई टू कितना हो जाएगा म्यू इंटू एच, म्यू इंटू एच। ठीक है, यानी अगर आप ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या करेगा, म्यू इंटू एच डायरेक्शन इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। बाकी जो कंडीशन दिया रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है, कॉन्सेप्ट सेम क्या है, आपको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम देखना है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम देखना है, फिर आपको रोटेटरी इक्विलिब्रियम देना है, अगर बॉडी दे रखा है आपको कि इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो आपको इतना फोर्स देखना है। अगर मान लो ये एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर एल से ज्यादा आ जाए, अगर एल से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, एल से ज्यादा क्या आ जाएगा, अगर इस x की वैल्यू, ठीक है, अगर ये जो x है अगर क्या जाए ग्रेटर देन एल बाई टू आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब, देखो यहां तक तो क्या करेगा, नॉर्मल यहां तक शिफ्ट हो सकता है, मैक्सिमम नॉर्मल क्या कर सकता है, यहाँ तक शिफ्ट हो सकता है, इसके बाहर तो नॉर्मल नहीं जाएगा ना। ठीक है, अगर मान लो कि इस तरह से कैलकुलेट किए और x क्या आ गया, एल बाई टू से ज्यादा आ गया, इसका मतलब क्या करेगा, ये जो बॉडी है ये क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, बॉडी क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, क्योंकि एन इक्वल टू शिफ्ट होते होते इस एंड तक आ सकता था, ये बात समझ में आ रहा है, इस एंड तक आ सकता था, उसके बाद क्या करेगा, ये टॉपल कर जाएगा, तो क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। अगर टॉपलिंग नहीं होना है, अगर टॉपलिंग नहीं होना है, एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन एल बाई टू होना चाहिए, ये कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगा टॉपलिंग का, इसमें बॉडी क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा। ठीक है, तो अगर टॉपलिंग नहीं होना है इसका मतलब एक्स क्या होना चाहिए, एल बाई टू से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी म्यू इंटू एच की वैल्यू एल बाई टू से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ज्यादा आ गया सॉल्व करते करते आपको, तो क्या करेगा, ये बॉडी क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये कहीं भी दे सकता है, मान लो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, इस कॉर्नर पर ना होके, ठीक है, मान लो कि कहीं यहाँ पे एच बाई फोर डिस्टेंस पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, वापस इस तरह से सारा चीज कैलकुलेट करोगे, वहां से कंडीशन आप सॉल्व करना कि कितना नॉर्मल आपको शिफ्ट करेगा। कॉन्सेप्ट सेम है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है, आपको अलग अलग तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर टॉपिक देखना है आप ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी इक्विलिब्रियम दोनों देखोगे, रोटेट नहीं करना चाहिए बॉडी। ठीक है, रोटेट करने के लिए क्या कंडीशन होगा, तो क्या होगा, टॉर्क बैलेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क अगर बैलेंस नहीं है, उस पॉइंट के बाद पार्टिकल क्या करेगा, रोटेट करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, इंक्लाइंड प्लेन पर लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है। यस सर। मान लो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर ले लेते हैं, जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, ठीक है, इस तरह से एक बॉडी रखा हुआ है इस पे। ठीक है, मान लेते हैं मान लेते हैं इसका हाइट क्या है, h है,
और इसका लेंथ मान लेते हैं कुछ ए, सपोज इसका लेंथ क्या है, ए है। मास मान लेते हैं इसका एम है, ठीक है। तो एम जी कहाँ लग रहा होगा, एम जी इधर क्यों लग रहा होगा, एम जी क्या लग रहा होगा, इस तरह से लग रहा होगा। एम जी का दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपको एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स किधर क्यों लगेगा, इस केस में देखोगे फ्रिक्शन फोर्स किधर क्यों लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्यों लगेगा, क्योंकि ये बॉडी आप देखोगे तो क्या करेगा, नीचे की ओर स्लिप करना चाहेगा। जब नीचे की ओर स्लिप करना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। मान लेते हैं ये क्या हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। अब देखोगे टॉर्क देखोगे, मान लो कि इस पॉइंट ओ के वॉट, ठीक है, सेंटर मान लेते हैं, सेंटर के वॉट अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे, एमजी का टॉर्क तो क्या आएगा, जीरो आएगा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एमजी का टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अगर आपको दे रखा है कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में, बॉडी अगर आपको दे रखा है रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या होगा कि एक तो आप सारा फोर्स बैलेंस करोगे, ठीक है, आप सारा फोर्स बैलेंस करोगे, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम की बात करें क्या आ जाएगा, वापस से बैलेंस करो, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो क्या आएगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लगाए तो इधर क्या लग रहा होगा। अब बताओ नॉर्मल कहाँ लगेगा, पहले नॉर्मल दिखा लेते हैं कहाँ लगेगा। क्या नॉर्मल ऐसे लगेगा क्या, जस्टिस के ऊपर, क्या नॉर्मल जस्टिस के ऊपर लगेगा नो क्या, सर। नहीं, नो सर। क्यों, क्योंकि नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाएगा, एमजी का टॉर्क जीरो है, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क रहेगा तो क्या करेगा, ये पार्टिकल इस तरह से टॉपल कर जाएगा, पार्टिकल इस तरह से टॉपल कर जाएगा। अगर दे रखा है रेस्ट में है, टॉपल नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल क्या है इक्विलिब्रियम है, तो अपने आप को नॉर्मल क्या करेगा, इधर की ओर शिफ्ट करेगा, किधर की ओर शिफ्ट करेगा, किधर शिफ्ट करेगा, क्या लेफ्ट नॉर्मल सर इधर साइड की, पे। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि नॉर्मल का टॉर्क क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, नॉर्मल का टॉर्क क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के टॉर्क से, तभी तो फ्रिक्शन का टॉर्क को बैलेंस करेगा। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल इस तरह शिफ्ट होगा ताकि फ्रिक्शन का टॉर्क क्या करे, बैलेंस करे। तो नॉर्मल कभी इधर की ओर शिफ्ट नहीं होगा, तो इधर की ओर शिफ्ट करते नॉर्मल को, अगर आप इधर की ओर नॉर्मल को शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, नॉर्मल का टॉर्क प्लस फ्रिक्शन का टॉर्क दोनों क्या आ गया, सेम डायरेक्शन में आ गया, ये तो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इस केस में नॉर्मल क्या जल्दी होगा, टॉपल इधर की ओर करेगा। शिफ्ट, इस कंडीशन में नॉर्मल इधर ना शिफ्ट होकर क्या होगा, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कुछ एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, मान लेते हैं कि कहाँ से, एक्स डिस्टेंस जो भी ले रहे हैं हम लोग सेंटर से ले रहे हैं, ये मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस क्या कर गया, इधर की ओर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया है। तो पहले अगर बॉडी अगर ट्रांसलेटरी क्लियर में, तो पहले तो क्या कंडीशन क्या होगा, तो पहला कंडीशन होगा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा आपको एम जी कॉस थीटा के बराबर, एम जी। mg cos थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रोटेटरी इक्विलिब्रियम लगाते हैं, खुद से लगाओ, खुद से लगाओगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। रोटेटरी इक्विलिब्रियम लगाओ, फिर तो मैं लिखूंगा ही, सबका टॉर्क निकालो और समेशन ऑफ टॉर्क क्या करो, जीरो करो, समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू जीरो करो, ठीक है। किस पॉइंट के वॉट निकालोगे, तो सी के वॉट निकालना सबका, ठीक है, सबका टॉर्क निकालना है अबॉट सी, ठीक है। निकालो, सबका टॉर्क निकालो अबॉट पॉइंट सी, क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की बात करें कितना आ जाएगा, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अबॉट सी, अबॉट सी कितना आ जाएगा, ये जाएगा एफ इंटू एच बाई टू, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या लगता है, अलॉन्ग द सरफेस लगता है, ये हाइट तो क्या रहेगा, एच बाई टू ही रहेगा, ठीक है। इसको सेंटर से देखोगे तो क्या आएगा, एच बाई टू डिस्टेंस नीचे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, कोई दिक्कत, तो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क देखोगे तो एफ इंटू एच बाई टू ही होगा, ठीक है। नॉर्मल का टॉर्क क्या होगा, टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स,
टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स सेम पॉइंट अबाउट सी। आपको बताया था हमेशा क्या करेंगे, सेम पॉइंट के अबाउट ही सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अलग अलग पॉइंट के अबाउट मत कर देना। ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा n इंटू, ठीक है, कितना होगा n इंटू एक्स मान लेते हैं, n इंटू एक्स, ठीक है। इसका अगर इसका क्लॉकवाइज होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फ्रिक्शन फोर्स का अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्मल इस तरह से शिफ्ट किए हम लोग, इसका टॉर्क क्या आएगा, इसके अपोजिट आएगा, नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज आ जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टॉपलिंग का कंडीशन क्या होना चाहिए, कब तक टॉपल नहीं करेगा, या फिर टॉपलिंग का कंडीशन क्या होना चाहिए, कब तक टॉपल करेगा। अगर टॉपलिंग का कंडीशन देखना हो कब टॉपल करेगा, आपको बताया है अगर ये x, ठीक है, a/2 से ज्यादा आ जाए तो कंडीशन कैसा होगा, टॉपलिंग का होगा। कंडीशन क्या होगा, टॉपलिंग का होगा कि फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए इससे नॉर्मल फोर्स। कंडीशन अगर टॉपलिंग का देखोगे कि पार्टिकल कब टॉपल करेगा, ठीक है, इसका मतलब टॉपलिंग कब होगा कि फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए नॉर्मल से, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए नॉर्मल से, तभी टॉपलिंग होगा ना। अगर हम लोग देखें कंडीशन फॉर टॉपलिंग, कंडीशन फॉर टॉपलिंग क्या होगा, कंडीशन टॉपलिंग का कि टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इसका होना चाहिए ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स, टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स। अगर नॉर्मल फोर्स के टॉर्क से फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क अगर ज्यादा हो जाता है तो पार्टिकल क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा, पार्टिकल क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना। फ्रिक्शन फोर्स का अगर टॉर्क क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा, टॉपलिंग कर जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। इसको वापस फिर समझाएंगे, कुछ कुछ पॉइंट से छोड़ के चल रहा हो अभी जितना बोल रहा था समझो। क्या कंडीशन होगा कि नहीं टॉपलिंग के लिए, कि अगर फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क क्या हो जाए, नॉर्मल फोर्स से ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा। यानी फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क कितना है, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क है F इंटू h/2, फ्रिक्शन फोर्स का ऊपर टॉर्क लिखे हैं F इंटू h/2। ये क्या होना चाहिए, ठीक है। जस्ट अगर हम लोग इक्वेट में कर देते हैं, इक्वेट करने का मतलब क्या होगा, जस्ट केस हो टॉपलिंग का, ठीक है, इक्वल लेके चलते हैं, यानी टॉपल करना होगा तो जस्ट का उससे ग्रेटर देन होना चाहिए। हम ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग की बात कर रहे हैं, इक्वेट भी कर देंगे। अगर फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क जस्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल हो, यानी n इक्वल टू क्या हो, n इक्वल टू n इंटू एक्स हो जाए, n इंटू एक्स, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, टॉपल कर जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप ऊपर निकाला है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा mg sin थीटा इनटू h/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है, नॉर्मल है mg cos थीटा, mg cos थीटा इनटू x इंटू एक्स, ठीक है। अगर हम लोग बोले कि मिनिमम कितना थीटा होना चाहिए ताकि टॉपर कर जाए, थीटा का कंडीशन निकालना है, ठीक है, थीटा का कंडीशन निकालना है। आपको पता है कि जो x की वैल्यू है, x की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, x की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, a/2 के बराबर हो सकता है। x की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, a/2 तक हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस निकाल रहे हैं, बताओ कितना थीटा होगा, कितना थीटा, जैसे कि क्या होगा, देखो मान लो कि हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, धीरे धीरे आपको क्या करो, इसका इंक्लिनेशन बढ़ाना शुरू करो, इसका इंक्लिनेशन बढ़ाना शुरू करो। जैसे जैसे आप इंक्लिनेशन बढ़ाओगे, थीटा क्या करोगे, बढ़ाओगे, क्या होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे mg sin थीटा का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, mg sin थीटा का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, mg cos थीटा का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, mg cos थीटा का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करते जाएगा, और नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर टॉपलिंग का कंडीशन देखना चाहते हो, ठीक है, तो एक तो नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, इधर की ओर शिफ्ट करेगा, लेकिन मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स कहाँ शिफ्ट कर सकता है, मैक्सिमम देखोगे तो नॉर्मल फोर्स इसके एंड तक आ सकता है, इसके एंड तक आ सकता है, ठीक है। यानी ये जो x है, ये जो x है क्या हो जाए, a/2 के बराबर हो जाए, a/2 के बराबर हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंक्लिनेशन बढ़ा दिए, उसके बाद अगर इंक्लिनेशन आप बढ़ा दिए तो क्या होगा, उसके बाद भी अगर इंक्लिनेशन बढ़ा दिए तो क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा। उस कंडीशन को निकाल रहे हैं कि कितना मिनिमम थीटा होना चाहिए
ठीक है, ताकि इंक्लाइन वो टॉपलिंग स्टार्ट हो जाए, या फिर मैक्सिमम थीटा होना चाहिए जब तक टॉपलिंग ना हो। दोनों का कंडीशन क्या है, सेम है। मैक्सिमम थीटा बोले जब तक टॉपलिंग नहीं हो रहा हो, या फिर मिनिमम थीटा बोले जब टॉपलिंग क्या हो रहा स्टार्ट हो रहा हो। दोनों बात क्या है, सेम है। यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, हो जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू h/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स की वैल्यू कितना हो सकता है मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होता है a/2 के A/2 बराबर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा एम जी तो क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/h। ठीक है, यहाँ से एक कंडीशन आ गया कि tan थीटा अगर ग्रेटर देन a/h हो, tan थीटा अगर ग्रेटर देन a/h हो, इस कंडीशन में क्या करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा। पार्टिकल क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक कंडीशन क्या हुआ, इसमें कई बार कंडीशन पूछता है कि क्या पहले टॉपलिंग होगा कि पहले स्लिपिंग होगा। ये आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, कि सर पहले टॉपलिंग होगा कि पहले स्लिपिंग होगा। हो सकता है कि एम जी साइन थीटा क्या हो, एम जी साइन थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन फ्रिक्शन हो जाएगा, पहले स्लिपिंग हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगा। ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पहले टॉपलिंग होगा कि पहले स्लिपिंग होगा। अगर पहले टॉपलिंग होना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, पहले स्लिपिंग होना चाहिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो उसको बताओ तो जरा क्या होना चाहिए। ये जो हम लोग कैलकुलेट किए, इसमें पहले टॉपलिंग होगा कि पहले स्लिपिंग होगा। अगर आपको टॉपलिंग पहले कराना है, टॉपलिंग पहले कराना है, टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग कराना है, इसका मतलब क्या होगा, तो नॉर्मल फोर्स को आप कहाँ लगाओगे, नॉर्मल फोर्स इस कंडीशन में लगाओगे। ठीक है, टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग। ठीक है, टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग। अगर हम लोग स्लीपिंग से पहले टॉपलिंग कराना चाहते हो, स्लीपिंग से पहले टॉपलिंग कराना चाहते हो, तो क्या होगा इस कंडीशन में, उस कंडीशन क्या होगा, आप नॉर्मल फोर्स का टॉर्क क्या करोगे, मैक्सिमाइज करके रखोगे। नॉर्मल फोर्स का टॉर्क क्या करोगे, मैक्सिमाइज करके रखोगे। तो नॉर्मल फोर्स का टॉर्क मैक्सिमाइज कब होगा, जब इस नॉर्मल को आप शिफ्ट करके कहाँ ले आओ, यहाँ पे ले आओ। ठीक है, यहाँ पे ले आओ। ये जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं कि tan थीटा ग्रेटर देन a/h, ये क्या है, ये है टॉपलिंग बिफोर स्लीपिंग, टॉपलिंग बिफोर स्लीपिंग, टॉपलिंग बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, क्यों, इसमें हमने नॉर्मल फोर्स का टॉर्क ऑलरेडी क्या कर रखा था, मैक्सिमाइज कर रखा था। मान लो नॉर्मल फोर्स क्या है, इस कॉर्नर पे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा है, इस कॉर्नर पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्या होगी, मैक्सिमम नॉर्मल टॉर्क देगा। ये कंडीशन क्या होगा, जब टॉर्क नॉर्मल का क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उस कंडीशन में निकाल रहे हैं। ऑब्वियस है ये क्या होगा, स्लिपिंग से पहले का कंडीशन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, उससे पहले का कंडीशन होगा। ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। ये यस हमारा सर। है टॉपलिंग का कंडीशन है। ठीक है, ये सब चीजें याद भी रखोगे, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बस आपको जब भी टॉपलिंग देखना होगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है टॉपलिंग का। ठीक है, बस आपको देखना होगा कि टॉर्क जो है उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, उसको बस आपको बैलेंस करना होगा। जब भी बॉडी बोलेगा रेस्ट में, अब जब भी बॉडी आपको रेस्ट में बोलेगा, आप सिर्फ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात आप नहीं करोगे, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात दोनों करोगे। ठीक है, और क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा कि रोटेशनल मोशन का यूज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको मेंशन ही रहे, ये जरूरी नहीं रहेगा आपको मेंशन रहे कि रोटेटरी मोशन आपको लेना है, लेकिन जब भी रहेगा कंडीशन रहेगा इस तरह का, तो आपको दोनों केस लेके चलना है, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ के ये चीज समझ में आ जाएगा, यहाँ पे इसका केस लेना है। ये है टॉपलिंग का कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल प्लेन पे भी दिखा दिया और इंक्लाइंड प्लेन पे भी देख लिया। ठीक है, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए क्या होमवर्क में, सॉल्व किए हो, हाँ सर किए होंगे सर, कुछ कुछ बचा होगा। ये होंगे सर जो किए हैं, होमवर्क मतलब सर किए हैं, लेकिन बस 5-6 10 बचा क्वेश्चन तो होगा। दिए थे, 10 ही क्वेश्चन दिए थे, 5-6 बच ही गया इतना दिन में भी, सैटरडे संडे का भी टाइम मिला।
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, सोच रहा हूँ कि टाइप करा के भेज दूं या पता नहीं लिख के भेज दूं, जैसा होगा वैसा कर दूंगा। तो हम नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन दिए थे उसको कर लेना। हो सकता है कल हम उसका सोल्यूशन लिख के एक बार भेज देंगे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख के हम एक बार भेज देंगे, एक बार देख लेना। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक बार खुद से ट्राई करो सारा, उसके बाद मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, आप सोल्यूशन देख लेना। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन। इसका एक छोटा सा, यही मेन टॉपिक है, इसका एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, कोलिजन वाला किस पढ़ेंगे, रोलिंग मोशन। ठीक है, बेसिकली रोलिंग मोशन क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन। ठीक है, ये क्या है रोलिंग मोशन, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ और अभी तो जितने पढ़े हो उसमें देखा जाए तो बहुत टफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा रोटेशनल मोशन टफ पड़ता है बाकी चीजों से। ठीक है, तो थोड़ा इसमें एफर्ट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। ट्रांसलेशनल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, सिंपल सा ही है। ठीक है, हमने अलग अलग दोनों को देखा है, ट्रांसलेटरी मोशन को भी अलग अलग देखा है हमने, रोटेशनल मोशन को भी अलग अलग देखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को हम लोग कंबाइन करके स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है और रोटेटरी मोशन भी कर रहा है तो कैसा होगा। सबसे बेस्ट और कॉमन एग्जांपल है, किसी भी गाड़ी का चक्का ले लो, व्हील ले लो किसी भी गाड़ी का, ठीक है, बाइक का, स्कूटी का, कार का, किसी का भी व्हील ले लो, उस व्हील का मोशन को स्टडी करोगे तो कैसा मोशन है वो, तो ट्रांसलेटरी प्लस और रोटेटरी दोनों मोशन हो रहा है। ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी दोनों तरह का उसमें मोशन हो रहा है। कैसे हो रहा है दोनों, ऐसा तो व्हील नहीं होता, गोल होता है। ठीक है, अलग अलग देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक व्हील है, ठीक है, जो रोटेट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, इस तरह से इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। ठीक है, रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, रोटेट नहीं कर रहा है। दोनों को अलग अलग हम देखेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये जो व्हील है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन में, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ट्रांसलेटरी मोशन में हो। मान लो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, आपको बताया था जब ट्रांसलेटरी मोशन बता रहे थे कि हर पॉइंट का जो स्पीड होगा क्या होगा, सेम स्पीड होगा। दोनों मोशन बताया है, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। हर एक पॉइंट का जो स्पीड होगा क्या होगा, सेम होगा। हर पॉइंट का एक्शन क्या होगा, सेम होगा। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन की जब बात कर रहे थे हम लोग, मान लेते हैं इसका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है VCM मान लेते हैं। तो क्या है, VCM है। इसका मतलब क्या होगा, इसके हर एक पॉइंट को देखोगे तो इसका स्पीड क्या होगा, VCM के बराबर होगा। ट्रांसलेटरी मोशन में ही होता है, इसका स्पीड कितना हो जाएगा, VCM के बराबर हो जाएगा। किसी भी पॉइंट को लेगा, हम 3 पॉइंट लेके चल रहे हैं, किसी भी पॉइंट को लेगा तो क्या होगा, VCM के बराबर होगा। अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा बड़ा बना दीजिए, छोटा बनाते हैं। अगर इस पॉइंट की बात करोगे तो क्या आएगा, VCM आएगा। इसके सेंटर की बात करोगे तो क्या आएगा, VCM आएगा। किसी भी पॉइंट के ले लो, ज्यादा नहीं बनाएंगे गंदा हो जाएगा। सारे पॉइंट का क्या होगा, स्पीड क्या होगा, VCM के बराबर होगा। किसमें, ट्रांसलेटरी मोशन में। मान लो कि जो बॉडी है सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में है। तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होगा तो क्या होगा, आपको पहले जान के रखा है कि हर एक पॉइंट का जो स्पीड होता है क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट का स्पीड अगर V है तो हर एक पॉइंट का स्पीड कितना होगा, V है। यहाँ पे मान लिया है कि कॉमन स्पीड कौन सा है, VCM है। ठीक है, यानी इस पॉइंट का जो सेंटर है उसका स्पीड जो है वो सबका स्पीड होगा। ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, अगर मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसके वॉट अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट अगर, ठीक है, कुछ पॉइंट का नाम दे लेते हैं, पॉइंट दे लेते हैं A, पॉइंट दे लेते हैं B, C तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट मान लेते हैं D, ये पॉइंट मान लेते हैं E, ज्यादा ही पॉइंट लिया। यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट B का भी देखोगे तो पॉइंट C के वॉट सेम ओमेगा होगा। अगर पॉइंट A का भी देखोगे, पॉइंट A का भी देखोगे, इस पॉइंट का वॉट क्या होगा, सेम ओमेगा होगा। पॉइंट D का भी देखोगे तो क्या करेगा,
सेम ओमेगा होगा और पॉइंट ई का भी क्या होगा, सेम ओमेगा होगा। ठीक है, क्योंकि प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, प्योर रोटेशनल मोशन में सबका एंगुलर स्पीड क्या होता है, सेम होता है, सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। किसी भी पॉइंट ले लो, इधर भी ले सकते हो, ए पॉइंट ले लो, ए पॉइंट ले लो, ए पॉइंट ले लो, ए पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई पॉइंट ले लो, इधर इधर कोई भी पॉइंट ले लो, सबका ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। ये हम लोग पढ़े थे प्योर रोटेटरी मोशन में, याद है, भूल गए? इस टॉपिक को तो नहीं भूले ना अभी? नो सर। ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन और प्योर रोटेटरी मोशन हम लोग दोनों अलग अलग स्टडी किए हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका ओमेगा से रोटेट कर रहा है, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, सबका क्या होगा, ओमेगा ही होगा, हर एक पॉइंट का क्या होगा, ओमेगा होगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। और ये क्या हो गया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा सर, एक पॉइंट का स्पीड क्या होगा, सेम होगा, और प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा, ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि पॉइंट बी का अगर वेलोसिटी की बात करूं, पॉइंट बी की वेलोसिटी की बात करूं, पॉइंट बी का वेलोसिटी क्या होगा, अगर मान लो इसका रेडियस कितना है, आर है, जो डिस्क है उसका रेडियस कितना है, आर है, तो पॉइंट बी के अगर हम लोग वी की बात करें, वेलोसिटी कितना होगा पॉइंट बी का, तो कितना होगा, आर ओमेगा। वेरी गुड। इस पॉइंट का स्पीड देखो तो क्या होगा, अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू, बड़ा लिखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आर इंटू ओमेगा। क्या होगा, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसका देखोगे तो क्या होगा, ये भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, कितना होगा ये, आर इंटू ओमेगा। इसका भी क्या होगा, इस पॉइंट का क्या होगा, इधर की ओर होगा, आर इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा। इसका देखोगे तो क्या होगा, इधर डायरेक्शन में क्या होगा, आर इंटू ओमेगा। किसी पॉइंट पे देख लोगे, मान लो ये पॉइंट ले लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से मतलब जो डिस्टेंस रहेगा, जो डिस्टेंस रहेगा, मान लो स्मॉल आर है, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इंटू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, किसी पॉइंट का देखोगे तो क्या होता है, उस पॉइंट को आप क्या मानो, उस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करो, उस पर जो टेंजेंट होगा वो क्या देगा, डायरेक्शन देगा, और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, उस सर्कल का रेडियस मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। किसी भी पॉइंट का देखोगे तो, अगर मान लो कि यहाँ पॉइंट है, इसका पॉइंट का देखना सेंटर से कितना डिस्टेंस है, मान लो कि R1 मान लेते हैं, R1 इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, और इस पॉइंट को ड्रॉ करोगे सर्कल, तो उसका क्या होगा, डायरेक्शन टेंजेंशियली होगा। किसी भी पॉइंट का देखोगे, रोटेशनल मोशन में हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन में सब चीज कर चुके हैं, अभी यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर अब दोनों मोशन को हम कंबाइन करके स्टडी करें, मान लेते हैं, ठीक है, ये दोनों मोशन क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। जैसे कि व्हील का एग्जांपल दिया, कार का व्हील ले लो, क्या करता है कार का व्हील, रोटेट भी करता है और साथ साथ आगे भी बढ़ते रहता है। कार का व्हील देखो क्या करेगा, इस तरह से रोटेट भी करता है, आगे भी बढ़ते रहता है, इस तरह से रोटेट करके आगे भी बढ़ते रहता है। अगर दोनों मोशन को हम कंबाइंड करके स्टडी करते हैं, ठीक है, मान लो कार का व्हील वाला एग्जांपल, तो क्या होगा, दोनों मोशन को कंबाइंड करके स्टडी करेंगे, इसका मतलब हाँ, इस पॉइंट का स्पीड कितना होगा, इसका सेंटर का स्पीड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बात करें वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सेंटर का होगा ना, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा, तो आर जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो हो गया। जैसे से आपको पता है, ये हो जाएगा आर इंटू ओमेगा, ये सब क्या होगा, आर ओमेगा। अगर मान लो सेंटर से सेम डिस्टेंस को सबका आर ओमेगा होगा, डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है। अगर सेंटर की बात करें तो स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इस दोनों को कंबाइन करके हम लोग स्टडी करें, कंबाइन करके स्टडी करें, अगर मान लो पार्टिकल क्या है, रोटेटरी मोशन में भी है और ट्रांसलेटरी मोशन में भी है, तो क्या होगा, ठीक है। रोटेटरी मोशन में है तो क्या होगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, और ट्रांसलेटरी मोशन में मतलब क्या करेगा, इसका जो सेंटर है वो मान लेते हैं कि VCM से मूव कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, VCM से मूव कर रहा है, तो VCM से तो ये मूव कर रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। दोनों मोशन कंबाइन करके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, ठीक है। तो क्या होगा, अब मैं अलग अलग पॉइंट का स्पीड पूछता हूँ वापस से, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी, ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया ई, ठीक है। वापस से हम हर एक पॉइंट का स्पीड पूछता हूँ कितना होगा, तो पॉइंट बी का स्पीड बताओ तो क्या होगा, पॉइंट बी का
तो ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन के कारण इसका जो स्पीड होगा कितना होगा, तो VCM होगा। इसका स्पीड क्या होगा, VCM होगा। प्लस रोटेटरी मोशन के कारण इसका स्पीड कितना हो जाएगा, इसका स्पीड एक और ऐड हो जाएगा R इंटू ओमेगा, होगा कि नहीं होगा? होगा इस सर। पॉइंट का देखोगे तो इस पॉइंट का VCM क्या आया, VCM आया प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, और रोटेटरी मोशन के कारण क्या आ रहा था, R इंटू ओमेगा। रोटेटरी मोशन के कारण क्या आ रहा था, R इंटू ओमेगा। ठीक है, इधर की स्पीड देखिएगा दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो जो नेट स्पीड की बात करेंगे पॉइंट बी की, तो दोनों को कंबाइन करेंगे क्या होगा, VCM प्लस R ओमेगा। पॉइंट अगर डी की बात करें, पॉइंट अगर डी की बात करें तो क्या होगा, तो पॉइंट डी का ट्रांसलेटरी मोशन के कारण क्या होगा, इसका वेलोसिटी VCM इस डायरेक्शन में होगा, VCM इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन रोटेटरी मोशन के कारण इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, इसका मोशन होगा इस डायरेक्शन में, R इंटू ओमेगा। ठीक है, या R इंटू ओमेगा किसके कारण आया, रोटेशनल मोशन के कारण आया, और VCM को आया ट्रांसलेटरी मोशन के कारण आया। पॉइंट ए का देखोगे तो क्या होगा, तो VCM तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, VCM क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और R इंटू ओमेगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, R इंटू ओमेगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस तरह से पॉइंट ई का देखोगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में कितना होगा, VCM, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा R इंटू ओमेगा। पॉइंट सी का देखोगे तो क्या होगा, तो ट्रांसलेटरी मोशन के कारण क्या आएगा, VCM, और रोटेटरी के कारण कितना आएगा, 0 आएगा। रोटेटरी के कारण कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसका जो स्पीड होगा क्या होगा, VCM के बराबर होगा। किसी भी पॉइंट का आपको, किसी भी जनरल पॉइंट का को निकालना हो, मान लो कि पॉइंट को भी जनरल है, ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट ले लिए, ठीक है, तो क्या होगा, इसका आप ट्रांसलेटरी मोशन देखोगे तो क्या आएगा, इस पॉइंट का VCM इधर की ओर आएगा, VCM इधर की ओर आएगा, और रोटेटरी मोशन के कारण क्या आएगा, रोटेटरी मोशन के कारण ये जो भी रेडियस होगा, ठीक है, इंटू R इंटू ओमेगा हो जाएगा। किसी भी पॉइंट का आप नेट स्पीड या नेट वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे, उसका दो कंपोनेंट आएगा, एक ट्रांसलेटरी कारण, एक रोटेटरी कारण। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नेट स्पीड मिल जाएगा उसका, नेट क्या करेगा, स्पीड का मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है, एक किस समझ में आती है? यस सर। ठीक है, अब इसके बॉटम पॉइंट को थोड़ा स्टडी करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बॉटम पॉइंट को स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं केस 1, ठीक है, केस 1 की बात करते हैं हम लोग। केस 1, अगर मान लेते हैं R इंटू ओमेगा क्या हो, ग्रेटर देन VCM हो सकता है ना, ऐसा केस हो सकता है। मान लो कि ज्यादा तेजी से रोटेट करा दो, ठीक है, ज्यादा तेजी से रोटेट कर दो, और मान लो कि R इंटू ओमेगा क्या है, ग्रेटर देन VCM, तो क्या होगा, बताओ, बॉटम पॉइंट का मोशन देखोगे तो क्या होगा। बेसिकली कौन सा बैकवर्ड पॉइंट है, मोशन। एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है जो कि सरफेस से कांटेक्ट में रहेगा। मान लो कि सरफेस पे रोलिंग प्लस रोलिंग मोशन कर रहा है, ये क्या हो गया, कांटेक्ट पॉइंट हो गया। अगर मान लो कि आर ओमेगा क्या हो, ग्रेटर देन हो इससे, VCM से, तो कांटेक्ट पॉइंट अगर देखोगे, तो कांटेक्ट पॉइंट क्या कर रहा होगा, किधर जा रहा होगा, पीछे। कांटेक्ट पॉइंट क्या कर रहा होगा, इधर पे जा रहा होगा। आर ओमेगा क्या है, ग्रेटर देन VCM। ठीक है, तो कांटेक्ट पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक पीछे की ओर जा रहा होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा, पीछे की ओर जा रहा होगा। सिर्फ कांटेक्ट पॉइंट का देख रहा हूँ, कांटेक्ट पॉइंट पे देखना ध्यान से। कांटेक्ट पॉइंट में क्या है, आपने बोला कि R इंटू ओमेगा क्या है, ग्रेटर देन है VCM। ठीक है, तो कांटेक्ट पॉइंट जो हो वो क्या जा रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, जब कांटेक्ट पॉइंट बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा, फॉरवर्ड। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। स्ट्रेट लाइन है, ये होगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पॉइंट ए का अगर रिलेटिव मोशन की बात करें, ये पॉइंट कौन सा हमारा ए है, पॉइंट ए का रिलेटिव मोशन की अगर बात करें, पॉइंट ए क्या कर रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ए बात करेंगे
तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए क्या कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, आई की ओर लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स का जो नेचर होगा स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा होगा, स्टैटिक होगा काइनेटिक होगा? सर काइनेटिक होना। वेरी गुड, काइनेटिक होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट बेसिकली क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है ना। पॉइंट ए क्या करेगा, देखो सरफेस पे क्या करोगे, देखोगे स्लिप कर रहा है, क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। स्लिप कर। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आई की ओर लगेगा। इसका जो नेचर होगा, नेचर कैसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर नेचर ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो कैसा होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मान लो कॉन्टैक्ट सरफेस और इसके बीच में, ठीक है, ग्राउंड के बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ये म्यू के इंटू एन के बराबर हो जाएगा, म्यू के इंटू एन के बराबर हो जाएगा। दिख रहा है इधर, म्यू के इंटू एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो नेट स्पीड होगा, इस पॉइंट ए का अगर हम लोग नेट स्पीड की बात करेंगे तो इसका जो नेट स्पीड होगा क्या होगा, तो नेट स्पीड होगा आर इंटू ओमेगा माइनस वी सी ए, इधर होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, वी नेट हो गया। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए की बात करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा माइनस वी सी ए बैकवर्ड डायरेक्शन में। होगा कि नहीं होगा, होगा सर। यहाँ पे फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी फोर्स करवा दे रहा हूँ, वेलोसिटी होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना होगा, आर ओमेगा माइनस वी सी एम। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स हो क्या लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और नेचर ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो कैसा होगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक टाइप का होगा। ये हमारा पहला केस होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया, कॉन्टैक्ट पॉइंट मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन लिखा हूँ, रिलेटिव टू ग्राउंड, ग्राउंड के बात रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का अगर डायरेक्शन Forward. देखेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम लोग नेचर ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की बात करें कैसा होगा, तो काइनेटिक नेचर का होगा। क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें फ्रिक्शन फोर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो कितना होगा, वो म्यू के इंटू एन के बराबर होगा। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन कहीं पे नहीं ना। केस सेकंड स्टडी करते हैं। पहला केस समझ में आया, कैसा केस होगा, ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखोगे तो मान लो कि कहीं पे गाड़ी फंस जाता है, मान लो कि मान लो कीचड़ उचड़ में गाड़ी फंस गया, कीचड़ उचड़ में गाड़ी अगर फंस गया तो क्या होगा कीचड़ में, अब देखो टायर बहुत तेजी से रोटेट करता है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है ना। कीचड़ में गाड़ी फंस गया, एक्सीलेटर दो, क्या होगा, आप बहुत तेजी से इसको एक्सेलेरेट कराओगे लेकिन क्या होगा, पॉइंट आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। रेट ज्यादा करता है, इसका मतलब क्या होगा, आर ओमेगा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, आर ओमेगा ज्यादा हो रहा है वीसीएम से। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या करेगा, बेसिकली पीछे की ओर स्लिप करेगा, कॉन्टैक्ट क्या करेगा, पीछे की ओर स्लिप करेगा। उसके फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, आगे के डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं। कौन सा केस सेकंड क्या होगा, जब हमारा ओमेगा आर सी, सॉरी ओमेगा इंटू आर क्या हो, लेस देन वीसीएम। पहला उल्टा लिखे था ना, हाँ, आर इंटू ओमेगा क्या हो, ग्रेटर देन वीसीएम हो। अब आर इंटू ओमेगा क्या हो, लेस देन वीसीएम हो, तो क्या होगा, बताओ खुद से सोच के, कॉन्टैक्ट पॉइंट की स्टडी करो। ठीक है, पॉइंट ए की स्टडी करो, क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो
यहाँ पे लग रहा होगा क्या, ओमेगा इंटू आर, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा रोटेशन कारण कितना होगा, ओमेगा इंटू आर, और ट्रांसलेटिव मोशन कितना होगा, वी सी एम। अब कंडीशन क्या है, तो वी सी एम क्या है, ज्यादा है ओमेगा इंटू आर से, वी सी एम क्या है, ज्यादा है ओमेगा इंटू आर से, तो क्या होगा, क्या होगा, टायर घूमेगा कम लेकिन आगे ज्यादा बढ़ेगा। अब ओमेगा आर से क्या है, इस पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट को स्टडी करोगे, इसका जो नेट वेलोसिटी होगा अब क्या होगा, आगे डायरेक्शन होगा। कॉन्टैक्ट पॉइंट का बात करेंगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी होगा क्या होगा, वी सी एम माइनस कैपिटल आर लिखेंगे, तो इसका जो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वी सी एम माइनस आर इंटू ओमेगा होगा, और कैसा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट देखोगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर की ओर मूव करना चाह रहा होगा, आगे की ओर मूव करना चाह रहा होगा, क्योंकि वी सी एम माइनस आर ओमेगा क्या है, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट का स्पीड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में Backward. लगेगा, क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और नेचर कैसा होगा इसको बताओ, नेचर कैसा होगा, स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा, सेम ही चीज है ना जैसे ऊपर था, काइनेटिक ही होगा सर सर। काइनेटिक यहाँ भी ही क्या होगा। होगा, काइनेटिक ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी क्या कर रहा है, यहाँ भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, जैसे मूव करेगा फ्रिक्शन फोर्स कैसा हो जाएगा, काइनेटिक टाइप का हो जाएगा। इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या होगा, सारे पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, जो जो ऊपर लिखे हैं। कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या करेगा, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन रिलेटेड टू ग्राउंड, पहला पॉइंट लिख लोगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन रिलेटेड टू ग्राउंड। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, आप खुद लिख लेना, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा यहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। नेचर ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, अगर हम लोग नेचर ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन अगेन क्या होगा, काइनेटिक टाइप का होगा। नेचर ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक होगा, ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं कितना हो जाएगा वो, अगर दे रखा है कि म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन के बराबर हो जाएगा, म्यू के इंटू एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। नेचर क्या होगा दोनों केस में, सेम ही होगा, ठीक है। बस आपको क्या होगा, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट फर्स्ट केस में क्या कर रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और इस केस में कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या कर रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इस केस में क्या कर रहा होगा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। साथ साथ क्या होगा, तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो दोनों केस में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और इसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट बस आगे की ओर मूव कर रहा होगा, पहले वाले कंडीशन में कॉन्टैक्ट पॉइंट पीछे की ओर मूव कर रहा होगा, ठीक है, पीछे की ओर मूव कर रहा होगा। एक कंडीशन कब होगा, अगर मान लो कार चल रहा है, ठीक है, कार चल रहा है, आप क्या करो, पीछे से धक्का मार दो या टक्कर मार दो, तो क्या होगा उसका, वो क्या करेगा, कार आगे की ओर स्किड करना शुरू कर देगा, कार आगे की ओर क्या करेगा, स्किड करना शुरू कर देगा, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, वीसीएम और क्या किया आपने, बढ़ा दिया, वीसीएम क्या किया, बढ़ा दिया और ओमेगा से, तो ये पॉइंट क्या करेगा, आगे की ओर स्लिप करता हुआ चला जाएगा। थर्ड केस है, हाँ सर अगर कार को स्किड करवाएंगे तो आर ओमेगा भी तो बढ़ेगा। आर ओमेगा तो रोटेशन के कारण बढ़ेगा ना, वो तो उसका जो पावर मिल रहा है, ठीक है, गाड़ी का जो पावर मिल रहा है ओमेगा वहां से बढ़ेगा ना, जिससे कनेक्टेड होगा व्हील, ठीक है, व्हील रहता है ना कनेक्टेड इससे एक्सिस से, उस एक्सिस का अगर रोटेशन बढ़ाओगे तो क्या करेगा, व्हील का रोटेशन बढ़ेगा। पीछे से आप फोर्स लगा के देखो, थोड़ा बहुत चेंज को हम इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्या टॉर्क लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा तो इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। बेसिकली जो ओमेगा बढ़ेगा, सडनली जो ओमेगा बढ़ेगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज होगा आप कितना एक्सेलेटर देते हो, कितना वो रोटेट कराते हो, आपका जो गियर बॉक्स है वो कितना रोटेट कर रहा है, उससे ओमेगा होगा
ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण ओमेगा कंसीडर नहीं कर रहे, चेंजेस होगा, स्लाइटली चेंज होगा, लेकिन उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, तो उसको अभी इग्नोर करके चल रहे हैं। मान लो कि जस्टली आप क्या करो, इधर से आओ, इधर से इसके सेंटर के बाद फोर्स लगा दो, जस्ट सेंटर के बाद फोर्स लगा दो, तो क्या होगा, वीसीएम तो बढ़ जाएगा, वीसीएम क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ओमेगा तो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये फोर्स तो इसके सेंटर से जा रहा है, तो इसका टॉर्क नहीं होगा, ऐसा कैसे मान ले। Yes. उस केस में क्या करेगा, वीसीएम सडनली क्या करेगा, आपको इंक्रीज कर देगा, उस केस में क्या करेगा, पॉइंट आए की ओर स्लिप करना शुरू कर देगा। तो दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं ना। No, sir. Very good. अब थर्ड केस जो है इंपॉर्टेंट केस है। थर्ड केस इंपॉर्टेंट क्यों है, इस केस में क्या होगा, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा तो किसके बराबर ले लें, आर इंटू ओमेगा के बराबर ले। फर्स्ट केस में देखें कि आर ओमेगा क्या है, लेस देन है। सेकंड केस में देखें कि आर ओमेगा क्या है, ज्यादा है। उल्टा बोले, ठीक है, फर्स्ट केस में हमने आर ओमेगा क्या किया था, कब किया था, सेकंड केस में क्या किया था, आर ओमेगा को ज्यादा किया था, उल्टा किया था क्या, सेकंड केस में, सेकंड केस में हम लोग आर ओमेगा को कम किया था, फर्स्ट केस में आर ओमेगा को ज्यादा रखा था। अब हमारा थर्ड केस क्या है, जब वीसीएम क्या हो, एग्जैक्टली इक्वल टू आर ओमेगा हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस भी है, ठीक है, और तीनों में ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें बताओ, पॉइंट ए की, बस इसको समझ लो एक बार, ठीक है, इन सारे केसेस को समझ लोगे, बाकी चीजें आपको आसान हो जाएगा समझना, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ। इस पॉइंट का देखोगे तो पॉइंट ए का रोटेशन के कारण जो ओमेगा है, सॉरी वेलोसिटी आएगा, पॉइंट ए का क्या आएगा, ओमेगा इंटू आर इस डायरेक्शन में आएगा, ओमेगा इंटू आर इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, वी इंटू सॉरी वी सी एम क्या है, इस डायरेक्शन में। अब क्या क्या बोल रहा हूँ, तो जो वी सी एम है किसके बराबर है, आर ओमेगा के बराबर है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा रेस्ट में, कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या रहेगा, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा आपको रेस्ट में, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा, आपको रेस्ट में रहेगा। क्यों, क्योंकि इधर की ओर है वीसीएम, इधर की ओर है वीसीएम, इधर की ओर क्या है, ओमेगा इंटू आर है, और दोनों क्या है, इक्वल है। अगर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए की बात करें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए की बात करें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। वेलोसिटी ऑफ ए मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, बॉटम पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, जीरो होगा, वेलोसिटी ऑफ ए क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या करेगा, स्लिप नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। जब कॉन्टैक्ट पॉइंट स्लिप नहीं करेगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कैसा लगेगा, Static friction. कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन का जो नेचर होगा कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अब जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते थे उस तरह से हम लोग निकालेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट कितना होगा, रेस्ट में होगा, कहीं भी इसका रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो कैसा होगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो कैसा होगा, ये स्टैटिक टाइप का होगा, ठीक है, स्टैटिक टाइप का होगा। और किधर लगेगा, अगर स्टैटिक होगा तो कैसा होगा, किधर क्यों सर लगेगा, रेस्ट पे रहेगा, सर रुका रहेगा। पॉइंट क्या करेगा, रुका रहेगा, जो बोले फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक टाइप का होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन किधर होगा, आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में तो कहीं ना कहीं लगता होगा ना, बताओ, किधर होगा जी, Downward. डाउनवर्ड, क्यों, बताओ,
कि लगेगा ही नहीं? किसको लगता है कि सर जीरो होगा, किसी को लगता है कि नहीं सर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, किसी को लगता होगा कि आगे क्यों लगना चाहिए, किसी को लगता होगा पीछे क्यों लगना चाहिए, क्या होगा बताओ, सोचो। कब तक क्लास चलता है? 50 तक। हाँ ठीक है, अभी टाइम है, सोचो। सर दोनों वेलोसिटी ऑपोजिट है, सॉरी, हाँ, वेलोसिटी ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो फ्रिक्शन का जरूरत है क्या लिखने के लिए? क्या लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा? बताओ। अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट रेस्ट में है, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? फिक्स फोर्स लगेगा? कोई नहीं बोलता है जी। अपवर्ड बताओ। डायरेक्शन में लगेगा क्या सर? हम्म, अपवर्ड लगेगा क्या? अपवर्ड क्यों लगेगा? अच्छा मान लो कि बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस है, बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या ट्रांसलेटिव प्लस रोटेटरी मोशन होगा क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं होगा। अगर ट्रांसलेटिव और रोटेटरी मोशन हो रहा है और प्योर रोटेटरी मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए? फॉरवर्ड। तो इतना क्या सोच रही हो? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसका नेचर कैसा होगा? स्टैटिक टाइप का होगा। इसका नेचर क्या होगा? स्टैटिक टाइप का होगा। अगर आप चलते हो, जैसे कि मान लो कि चलने वाला एग्जांपल भी दिया था जब फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा रहा था, ठीक है? तो जैसे कि आप चलते हो तो आप सरफेस को जब पुश करते हो, तो क्या सरफेस के बीच में आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? क्या आप स्लिप करते हुए चलते हो क्या थोड़ा थोड़ा? हैं? हाँ सर। तो भूल जाते हो तुम लोग। मान लो आपका एक ही पैर है, आपका एक ही पैर है सपोज है, ठीक है? सर एक ही। तो इस पैर पे कैसे चलते हो आप? इस पैर से क्या करते हो आप? पीछे की ओर पुश करते हो सरफेस को, पीछे की ओर पुश करते हो, तो वहां फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? आपको आगे की ओर लगता है। वहां पे कैसा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है। जिससे कि आपको बोला भी था उस टाइम पे, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बोलता हूँ, एससी बार पढ़ना एक बार, जो कार्ट वाला एग्जांपल दे रखा है, घोड़े वाला, ठीक है? किस तरह से उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, सेम कंडीशन में यहाँ पे है। कैसा होगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? यहाँ पे क्या था फ्रिक्शन फोर्स? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता था। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। नेचर कैसा होगा? स्टैटिक टाइप का होगा। क्या होगा? स्टैटिक होगा। कोई दिक्कत है? नो सर। कैसा होगा? स्टैटिक होगा। तीसरा पॉइंट, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है? जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से निकाल लेंगे। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है? ये आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ जो कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा वो क्या करेगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? रेस्ट में रहेगा। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है? रेस्ट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा, ठीक है? प्योर रोलिंग के केस में, बाकी केस में नहीं। हम लोग को बेसिकली प्योर रोलिंग का केस ही पढ़ना है, इसलिए इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 98% 97% क्वेश्चन मिलेंगे, वो प्योर रोलिंग का ही केस पढ़ना है अपने को। तो प्योर रोलिंग के केस में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा, ठीक है? हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा, ठीक है? इसके अलावा जो भी इसमें है वो क्वेश्चन होगा, और कैसे कैसे इस प्योर रोलिंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, या फिर इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, उस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, बहुत सिंपल सा, ठीक है?
मान लो प्योर रोलिंग का कंडीशन दे रखा है आपको, ठीक है, प्योर रोलिंग का कंडीशन दे रखा है। मान लो कि बोलता है कि स्फेरिकल सेल है, ठीक है, या फिर बोल लेते हैं कि डिस्क मान लो, कुछ ही मान लो, डिस्क मान लेते हैं, डिस्क मान लेते हैं। और इसका दिया हुआ है जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और आपको दिया हुआ कंडीशन कैसा है, प्योर रोलिंग का केस, ठीक है, प्योर रोलिंग का केस है। तो ऐसे पूछे आपसे, बताओ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी कितना होगा, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी कितना होगा। वी इक्वल टू कितना होगा, वी बी इक्वल टू कितना होगा, वी सी इक्वल टू कितना होगा, वी डी इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। और इसको मान लेते हैं सेंटर, मान लेते हैं वी ओ, वी ओ इक्वल टू कितना होगा, फटाफट बताओ। फटाफट बताओ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कितना होगा। तो प्योर रोलिंग का केस है ना, प्योर रोलिंग केस मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। प्योर रोलिंग का केस मतलब ये होता है, ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कॉन्टैक्ट पॉइंट का वेलोसिटी कब 0 होगा, तो जब क्या हो, v इक्वल टू क्या हो जाए, v सी एम इक्वल टू कितना हो जाए, आर v ओमेगा। सी एम इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर। इसका रेडियस दिया है, भूल गया, इसका रेडियस कुछ मान लो, मान लो ना अपने हिसाब से 2 मीटर मान लो, इसका जो रेडियस कितना है, 2 मीटर है। तो v सी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, r इंटू ओमेगा के बराबर, जरूरत नहीं था, ठीक है, इसका रेडियस का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वी सी एम प्लस वी सी एम, नहीं होगा, यानी कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आर इंटू ओमेगा जो होगा वी सी एम के बराबर होगा, आर इंटू ओमेगा क्या होगा, वी सी एम के बराबर होगा। यानी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ वी सी एम आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर पॉइंट ऑफ सी की बात करें क्या होगा, इधर क्या होगा, आर इंटू ओमेगा, जो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। इसका जो नेट वेलोसिटी होगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यस। कितना हो जाएगा, 10 रूट 2 हो जाएगा। उससे वेलोसिटी ऑफ डी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा, तो वी सी एम इधर क्या हो जाएगा, और आर इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, बराबर है। अगेन वेलोसिटी ऑफ डी कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 2, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ ओ की बात करें यहाँ पे तो क्या होगा, रोटेशनल कारण 0 होगा, सिर्फ कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर प्योर रोलिंग दिया हुआ है तो, प्योर रोलिंग दिया हुआ है तो, अगर मैं पूछूं, एक छोटा सा बस 1 मिनट का टॉपिक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग कितना होगा, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आपको पता था, जब भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो दोनों काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, सम करेंगे, किसका, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और आपको ट्रांसलेशनल पता है कि ट्रांसलेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है, तो हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू जो भी इसका मास होगा इंटू वी सी एम का स्क्वायर के बराबर। अगर ये प्योर रोटेशनल मोशन है, बना नहीं, प्योर रोटेशनल मोशन है तो कितना होगा, इसका अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर वी सी एम दे रखा है, दे रखा है ओमेगा। अगर प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग का केस है, ठीक है, प्योर रोलिंग का केस है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये आ गया हाफ इंटू एम इंटू वी सी एम। कैसा एनर्जी हो गया, ये ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल एनर्जी। ड्यू टू ट्रांसलेशनल, ठीक है, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा ड्यू टू रोटेशनल, वेरी गुड, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर,
हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। जिस एक्सिस के अबाउट ओमेगा लोगे उसी एक्सिस के अबाउट आपको आई लेना पड़ेगा। जिस एक्सिस के अबाउट ओमेगा लोगे उसी एक्सिस के अबाउट आई लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, पहले बताए थे। दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन। अगर प्योर रोलिंग का केस है, अगर प्योर रोलिंग का केस है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको पता है। अगर प्योर रोलिंग का केस है, यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मतलब VCM इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो VCM इक्वल टू R इंटू ओमेगा। इसका रेडियस मान लेना R है, इसका मास कितना है, M है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, एक किसी एक टर्म लिख सकते हो, तो VCM इक्वल टू आ जाएगा आपको R इंटू ओमेगा, या फिर बोल सकते हो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, VCM बाई R, VCM बाई R। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा, नेट काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हो जाएगा हाफ इंटू, ठीक है, किसी एक के भी टर्म में लिख सकते हो, M इंटू VCM स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा इक्वल टू आप लिख सकते हो कितना, VCM बाई R का होल स्क्वायर। या फिर अगर ओमेगा आपको पता रहेगा तो आप इसको VCM को ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हो। बेसिकली आपको यही है, अगर नेट काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दोनों को आप सम करके लोगे, ठीक है। पहले भी बताया है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा, तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों के कारण हम लोग लेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, जब भी बॉडी अगर कंबाइंड मोशन में दे रखा है, अभी तक हम लोग अलग अलग पढ़ रहे थे, प्योर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे थे, अब दोनों क्या है, कंबाइंड में है। जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हम लोग रोटेशनल प्लस काइनेटिक, सॉरी ट्रांसलेशनल, दोनों काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। अब मोशन को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब करना तो दोनों को अलग अलग स्टडी करना है, लेकिन मोशन को सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन की तरह नहीं समझोगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की तरह नहीं समझोगे, दोनों को कंबाइन करके हम लोग को स्टडी करना है। आगे इस पर हम लोग कोशिश करेंगे, और पीछे वाले टॉपिक का कुछ क्वेश्चन और 10-12 क्वेश्चन है, वो आपको लिख के हम भेज देंगे, ठीक है। और पिछले वाले का हम सोल्यूशन भेज देंगे, एक और पढ़ के देखना, ठीक है। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आता तो फिर हम बताएंगे ही। एक बार लेकिन ट्राई कर लेना, एटलीस्ट जो क्वेश्चन लिख के दिया हो तो ट्राई कर ही लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।